नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एमपी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल खरगोन के उमरिया गांव में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और बलवाड़ा तक राहुल गांधी के साथ 7 किलोमीटर तक पदयात्रा की। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें सीएम भूपेश के अलावा छत्तीसगढ़ के कई और मंत्री, नेता और विधायक राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और मध्य प्रदेश के खरगोन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। 7 किलोमीटर तक की पदयात्रा उन्होंने की है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा उन्होंने की। सीएम भूपेश बघेल खरगोन पहुंचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, साथ ही साथ कई सारे नेता भी उनके साथ पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। उमरिया गांव से बलवाड़ा तक वो चले, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और कई सारे विधायक, मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे खरगोन। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर चरम पर है। सूबे की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यहां जीत के लिए जोर लगा रही हैं और इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के साथ एक दूसरे पर जुबानी जायसवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चौथा सेमीफाइनल भी बीजेपी हारेगी। साथ ही 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। विनय जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में हुए तीनों विधानसभा के उपचुनावों को बीजेपी विधानसभा का सेमीफाइनल बता रही थी। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल रही है, जिसमें बीजेपी की करारी शिकस्त मिलेगी। स्वर्गीय मनोज मंडावी के किए गए काम का कांग्रेस को लाभ मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 उपचुनाव हुए, चारों को सेमीफाइनल बोल रही थी और इस बार भी सेमीफाइनल बोल रही है और चौथा सेमीफाइनल भी लोग हारेंगे। और 2023 का चुनाव तो उसको भी ये लोग हारने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है भानु प्रतापपुर में जो वो लेके जनता के पास, और भानु का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो जनहितैषी काम है उसके ऊपर भानु प्रतापपुर की जनता, आदरणीय जनता मोहर लगाने जा रही है। हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की श्रीमती जी ये चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित रूप से मनोज मंडावी जी के कामों का भी फायदा हमारे माननीय प्रत्याशी को मिलने वाला है और जब रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा तो आप देखिएगा भानु प्रतापपुर का जो लीड होगा वो ऐतिहासिक लीड से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ के युवा का मिलने जा रहा है। यूपीएससी ने साल 2023 के एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को होंगे और मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है और इसे लेकर सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी और इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ पीएससी ने युवाओं का भरोसा बरकरार रखा। 26 नवंबर को हर साल पीएससी अपनी वैकेंसी निकालती है। इस बार जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसके चलते ये आशंका थी कि पीएससी भर्तियां निकालेंगे या नहीं, लेकिन पीएससी ने भर्तियां निकाली है। 189 जो पोस्ट है उसको लेकर वैकेंसी निकाली है, जिसमें से अगर हम बात करें तो डीएसपी के लिए हालांकि एक भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर पूरी देखा जाए तो नए नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है नायब तहसीलदार के 70 के साथ ही जो 189 वैकेंसी है उसमें से
जो डिप्टी कलेक्टर हैं उस डीएसपी के लिए एक भी पद नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके साथ ही मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 दिसंबर का दिया गया। जो अलग अलग पद है, डिप्टी कलेक्टर के भी काफी पद निकले हुए हैं। ज्यादा तौर पर जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसके चलते कई जो ऐसी भर्तियां हैं जिसपे लोगों ने परीक्षा पास कर ली लेकिन इंटरव्यूज रुक गए और इसके साथ ही जो नियुक्ति जो है वो भी रुक गई थी। इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या पीएससी जो है वो वैकेंसीज निकालेगी या नहीं, और इसको लेकर बीजेपी इशू भी बना रही थी। लेकिन जैसे ही पीएससी ने वैकेंसी निकाली, कहीं न कहीं राज्य के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आरक्षण पर 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र है, जबकि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि जब सरकार क्या कर रही थी, वहीं उन्होंने विधानसभा का शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग की है। एनपीएस की राशि को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अब तक 150 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार ने 30,000 रुपए दिए थे। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करती। केंद्र ने अब तक 150 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए, लेकिन यूपीए की सरकार ने अपने समय में 30,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं करती। जो राज्य सरकार का हक है वो राशि इन्हें दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती उसे केंद्र के पाली में डाल देती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मांग की है। कहा है, हमारी पहली मांग है 10 दिन का विधानसभा विधायिका की अवमानना कांग्रेस सरकार के समय में हो रही है। हर मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। एनपीएस की राशि को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 150 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार को दिए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं करती। जो राज्य सरकार का हक है वो राशि इन्हें दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती उसे केंद्र के पाली में डाल देती है। 5 तारीख को भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है। 1 और 2 दिसंबर को उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। आप समझ लीजिए इनका मकसद क्या है। जब हाईकोर्ट का ठीक अक्टूबर नवंबर में यह सरकार क्या सोई हुई थी। हमारी पहली मांग ये है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिन का बुलाया जाए। हमने पहले भी कहा है और आज भी हम मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को कहना हमारा आग्रह है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का आहूत किया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को इस 4 साल में, मेरे पास आंकड़े कहां 1,50,000 करोड़ रुपए और कहां 30,000 करोड़ रुपए, कितना अंतर है। यूपीए की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 1,50,000 करोड़ रुपए दिया। कहां भेदभाव? हमने तो बड़े दिल करके दिया है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में भेदभाव नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ में आरक्षण में कटौती को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमले कर रही है और इसी कड़ी में कांकेर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में सरकार ने कोई भी सही वकील नहीं खड़ा किया, जिसकी वजह से आरक्षण में कटौती हो गई है। आदिवासी भाइयों के आरक्षण के लिए हाईकोर्ट में जो बहस करनी थी उसके लिए एक वकील बाहर से नहीं ला सके और आज ये बातें कर रहे हैं। जिसने पिटीशन लगाया उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति आयोग का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया इस कांग्रेस की सरकार। राजनीतिक लाभ दिया गया। केवल एसटी समाज के साथ ये ऐसा छुरा नहीं हो पाए, ओबीसी समाज के साथ भी यही हुआ। जिस व्यक्ति ने ओबीसी समाज के 27% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई
उस व्यक्ति को कबीर शोध संस्थान का पद दिया गया, लाखों रुपए का पेमेंट हो रहा है, राज्य मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो ये केवल माया। मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे, जहां प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना दिया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों के दफ्तर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार का इस दिशा में कोई प्रयास नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपने हाथ में गंगा जल की सौगंध लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो जनता से छल किया है, उसके विरोध में जो है आज हम विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और आज हम जो यहाँ के स्थानीय विधायक है माननीय श्री गुलाब कमरों जी और विनय जायसवाल जी, हम उनको जो है आज शराब की बोतलें हैं वो गिफ्ट करने के लिए आए हैं, और उनको जो है शराब की बोतलों की जो माला है वो हम उपहार स्वरूप हम सभी बहनें उन्हें देने के लिए आए हैं। इधर बीजापुर में घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय कहना है कि महंगी बिजली दर के कारण उपभोक्ता परेशान है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रियायत देने की घोषणा के बाद सरकार उस पर अमल नहीं कर रही। आज हम भारतीय जनता पार्टी लेकर जो हम धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि दिनों दिन बिजली बिल जो बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग कांग्रेस सरकार जो भूपेश बघेल के विरुद्ध के द्वारा हम लोग प्रदर्शन किए। रायपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान संगठनों ने अंबेडकर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया। राजभवन पहुंचकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बिजली बिल विधेयक 2020 को वापस लेने और यूपी के लखीमपुर कांड के जिम्मेदार मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर के विभिन्न किसान संगठनों के नेता पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं, और तस्वीरों में आप देखिए कि ये तमाम किसान नेता हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग किसान संगठनों से हैं। कई सारी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के जान ही लेते हैं किस तरह की मांगों को लेकर के आज पद यात्रा आप लोग निकाले। एक तो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी संयुक्त, और दूसरा मैं छत्तीसगढ़ की जो दशा है, केवल भूमि अधिग्रहण कर लिया है और उस पर कुछ पुनर्वास तय हुआ था, उसका आज तक क्रियान्वयन नहीं। लखीमपुर खीरी में जो किसानों को बर्बरतापूर्वक रौंदा गया था, उसके आज भी जो अपराधी हैं वो आज भी खुला घूम रहे हैं। आज विभिन्न किसान संगठनों के नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग मांगों को लेकर के राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा गया है। भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। जशपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब पीने के मामले में 2 पंचायत सचिव निलंबित हुए हैं। पंचायत सचिव राम श्रवण यादव और मंगतू रात सस्पेंड हुए हैं। जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने कार्रवाई की है। छात्राओं और खिलाड़ियों के सामने शराब पीती तस्वीरें भी वायरल हुई थी। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से तस्वीरें दिखाई थी। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कस्टडी से फरार आरोपी फिर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हुआ था। पुलिस साल कोर्ट किया था गिरफ्तारी वारंट। दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का आरोपी है। उर्फ चरकू जो बगीचा का रहने वाला है, उसके ऊपर एक पॉक्सो एक्ट की केस हुई महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ पुलिस जशपुर से उसको जब लेके जा रहे थे, लुचकी तो 1 साल से वो फरार था। कोतवाली पुलिस ने अभी मुखबिर लगा के उसको पकड़े हैं और जशपुर से पकड़ के लेके आए और अभी महेंद्रगढ़ पुलिस। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 3 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार हुए हैं। दर्जनों लोगों से लाखों की ठगी की। अखिलेश, जयकुमार, अंजलि गिरफ्तार। 55,000 कैश और 11,20,000 के गहने भी बरामद किए गए हैं। यूपी के रहने वाले तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं।
बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सरफरे ने महिला को चाकू मारा है। घर में घुसकर महिला पर चाकू से वार किया। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़ा। चाकू क्षेत्र के यदुनंदन नगर का ये मामला है। खबर कवर्धा से है, जहां पिछले 15 दिनों से लापता आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे का अब तक सुराग नहीं मिल सका। विवेक की मां और परिजनों ने लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। परेशान परिजनों को अनहोनी की भी आशंका सता रही है। उन्होंने एसपी से मुलाकात कर विवेक को ढूंढने की गुहार लगाई। इधर एसपी ने कहा कि 12 नवंबर से युवक का फोन बंद है, इसीलिए लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किलें हो रही हैं। पुलिस कंप्लेन की है अपन, तो हमको पता था कि उस लास्ट लोकेशन सुखवा पारा दिखा है। बात समझ नहीं आ रही कि जब वो वहां से निकल गया है और सुखवा पारा पहुंच गया है, फिर घर क्यों नहीं आया, कहाँ गया वहां से। उसमें दिनांक 12 से जाकर के 13 तारीख से मिसिंग है वो। इस संबंध में थाना कोतवाली में गुमनाम दर्ज किया गया है और उसके जहाँ जहाँ भी 12-13 और उसके आसपास के दिनों में संभावित उसके जाने के ठिकाने किया गया है। उन ठिकानों के आसपास को एक सर्च किया गया है पूरा, जिनसे उनकी मेल मुलाकात हुई है, जिनसे बात हुई है, उन सभी से अलग अलग स्टेटमेंट नोट किया लगी हुई जो इस इलाके। बीजापुर में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। भैरमगढ़ ब्लॉक के पोमरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई, जहां से मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। बस्तर आईजीपी आज जिला बीजापुर के बैरमगढ़ी मिरतुर के सीमावर्ती इलाका में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर सुरक्षा बल की एक टीम रवाना की गई थी। उसमें बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का संयुक्त बल थे। सुबह करीबन 7:30 बजे हुई मुठभेड़ के पश्चात 4 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की थी। इसमें 2 महिला माओवादी भी है। अभी लगातार इलाके की सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के पश्चात और कुछ अपडेट मिल सकता है। क्या लगता है जितनी नक्सलियों की वहाँ पे मौजूदगी थी उसमें से कोई बड़ा लीडर इसमें बड़ी घटना शामिल हो? बैरमगढ़ एरिया कमेटी का सचिव सुमित्रा मोहन करती, इन लोगों के आसूचना के आधार पर पार्टी गए थे। अभी लगातार सर्चिंग जा रही है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाए थे डेड बॉडीज का। शिनाख्ती होने के पश्चात फिर हमको और कुछ अपडेट मिल सकता है। और बाद में भी कई बार सूचना मिलते हैं उस घटना में और अन्य कोई माओवादी का गोली लगने के या उनकी मृत्यु होने के भी सूचना मिलते हैं। बस्तर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रेल परियोजना रोके जाने का रहा है। लोगों ने जल्द पूरा करे जगदलपुर रावघाट का काम। परियोजना ग्रामीण जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना के कार्य को अधर में रुक जाने से बस्तर वासियों ने अपना विरोध जताया और आज जगदलपुर रेलवे स्टेशन में 72 समाज और 1 दर्जन से भी अधिक संगठनों ने धरना देकर रेल मंत्रालय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया और काम अपने हाथों में लिया, उसे जल्द पूरा करें। तो लोगों ने नाराजगी जताई है। रेल परियोजना बंद होने को लेकर रेलवे जल्द पूरा करे जगदलपुर रावघाट परियोजना का काम, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। रेल परियोजना रोके जाने का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। लोगों ने नारेबाजी की है। रेलवे जल्द पूरा करे जगदलपुर रावघाट परियोजना का काम, ऐसी मांग जो है ग्रामीणों द्वारा रेल परियोजना ग्रामीण कर रहे हैं। लोगों ने नारेबाजी भी की है। विरोध स्तर पर देखने को मिल रहा है। रेल से बेखौफ यात्रा करती थी। तब मुझे लगता था, मेरे साथ की सहेलियों को भी लगता था खनिज संपदा से परिपूरित है, यानी, लेकिन आप अपने आप को छलने नहीं देना। वहां पे सड़कें बनने की
प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। थाने तक रेल चली तो 400 पैसेंजर चले। आज का पुरानी बात है, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हैं। कि और समाज ये पूछना चाहता है बस्तर का कि क्या बस्तर के लोगों का सीधा साधा होना, सरल होना अपराध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य उन तमाम प्रदेशों में जहां की जनता अपने अधिकार के लिए पटरी फाड़ से उस गंभीरता से लेती है, लेकिन संविधान में जो अहिंसा, जो कानून का पालन करता हुआ बस्तरवासी है, उस बस्तरवासी के साथ 75 वर्षों के बाद भी इतनी पीड़ा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जब तक आवागमन सुदृढ़ नहीं होगा, उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये देश के हमारे सारे प्रबुद्ध जन जानते हैं। 2 से 3 पीढ़ियां पूर्ववर्ती